एवरीवन, दिस इज अंकुश फ्रॉम ट्रिपल एस और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस का टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में है, विच इज़ ऑफ यूपीएससी, ईपीएफओ, एओईओ एंड एपीएफसी 2023 का जो आपका एग्जाम है, ठीक है। एज डिस्कस्ड इन दिस सिलेबस, मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कशन की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज का जो कॉम्पोनेंट है लेबर लॉज का, दैट आई विल बी कवरिंग अप, ठीक है। तो आज के जो सेशन में, आज के लेक्चर में मैं आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस की इंट्रोडक्शन और अप्रोचेस करवाऊंगी। क्या करवाऊंगी? इंट्रोडक्शन और अप्रोचेस किसकी? इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, ठीक है। आपके सिलेबस में है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ये सिलेबस है, विच इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसके बाद हम शिफ्ट होंगे लेबर लॉज पे, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, लेबर लॉज में क्या है? लॉज हैं, है ना, लॉज हैं, एक्ट्स हैं, लेजिस्लेशंस हैं, जिसमें हमें स्पेसिफिकली हमें थोड़ा फैक्चुअल पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ना है, ठीक है, कि लेबर लॉज क्या है, इसमें एक्ट्स क्या है, लेजिस्लेशंस क्या है, ओके। तो लेबर लॉज मैं आपको बाद में कराऊंगी, सबसे पहले मैं आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन समझाऊंगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन से ही लेबर लॉज एक्सट्रैक्ट होते हैं। लेबर लॉज क्यों बने? इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बने। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस किसे कहते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनको इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कोई भी आइडिया नहीं है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, ये क्या सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उनके लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई विल बी कवरिंग अप, आई विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक्स एंड देन विल बी लाइक कवरिंग अदर पोर्शन ऑल्सो, ठीक है। तो बेसिक्स में से मैं स्टार्ट करूंगी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या सब्जेक्ट है, क्यों ये हम पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज आई विल बी कवरिंग अप। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन किसे कहते हैं, इसका बेसिक, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे आज की क्लास में, और अप्रोचेस करेंगे। अप्रोचेस को मैं स्टार्ट करवा दूंगी आपको, ठीक है। ये सारा इसके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में सिर्फ ये दिया हुआ है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, बाकी उसके अंदर क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट में वो आपको वो वहां पे क्लैरिफाई नहीं किया गया है। बट इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज में हम यही पढ़ते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिकली हम ये जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो मैं आपको करा दूंगी इसमें बेसिक्स, और इसके अप्रोचेस आज की क्लास में हम करेंगे। अदरवाइज इट्स अ वेरी लाइक कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज। तो जो जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारा हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन किसे कहते हैं? जो भी रिलेशन एक इंडस्ट्री में परसिस्ट करता है उसको, ठीक है, उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्रियल सेटअप है, वहां पे हमें दो रिलेशंस देखने को मिलेंगे। वन इज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जो बीच में रिलेशन होता है। सिंपल, एम्प्लॉयर समझिए हु इज द ओनर, ठीक है, हु इज द ओनर, एंड एम्प्लॉय समझिए हु इज अ वर्कर। एम्प्लॉय इज जो वर्कर है, एम्प्लॉयर इज जो एम्प्लॉय को काम पे रखेगा, यानी कि हु इज द ओनर। तो इस ओनर और वर्कर के बीच का जो रिलेशन है वो डिफाइन करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्या डिफाइन करता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन प्राइमरली, ओके। अगर मैं बोलूं प्राइमरली, सबसे प्राइमरली जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को डिफाइन करता है, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। बट अगर आज की डेट की मैं बात करूं तो इट इज बिटवीन द मैनेजमेंट, यानी एम्प्लॉयर को ही मैं मैनेजमेंट बोलती हूं, एम्प्लॉयर। देखिए, दो रिलेशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। देखो, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, तो हमने सोचना है कि हम किसी इंडस्ट्रियल सेटअप में हैं। वी हैव टू थिंक कि हम एक इंडस्ट्रियल सेटअप में हैं। हम, आप समझिए कि आप वर्कर हैं या फिर आप ओनर हैं, दोनों में से कोई भी आप समझिए कि मैं वो हूँ, ठीक है। या तो मैं एक वर्कर हूँ यानी एम्प्लॉय हूँ, या तो मैं एक एम्प्लॉयर हूँ। तो जब एक इंडस्ट्रियल सेटअप में एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है, उनके जो रिलेशंस को डिफाइन करता है वो करता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। या फिर मैं बात करूँ मैनेजमेंट या फिर ओनर, और इसका इनका रिलेशन विद ऑल दी स्टेक होल्डर्स, विद ऑल दी स्टेक होल्डर्स, ठीक है। स्टेक होल्डर्स मतलब जिनका भी किसी ना किसी तरीके से कोई स्टेक है किसी कंपनी में, कंपनी के ओनर और कंपनी का किसी ना किसी तरीके से अगर स्टेक है, ठीक है। यानी कि देखिए, जो कस्टमर्स हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं एक कंपनी में, ठीक है। जो गवर्नमेंट है, अब ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जैसे कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट इज ऑल्सो द स्टेक होल्डर, ठीक है। एम्प्लॉयज तो हैं ही हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। तो ऑल आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। सो बेसिकली जो प्राइमरली मैं बोलूंगी वो रिलेशन है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है, और सेकेंडरी ऑल द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो इनका जो रिलेशन डिफाइन होता है दैट इज बिटवीन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, ओके। अब देखते हैं ये डेफिनेशन। द टर्म आईआर, आईआर मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आगे मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को आईआर ही बोलूंगी, तो जब भी मैं आईआर बोलूं तो आप समझ आना इट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। द टर्म आईआर एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट विच स्टेम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम यूनियन एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, ठीक है।
या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग एक ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने क्या डिफाइन किया है, उन्होंने कहा है कि IR या इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, ये सिस्टम है और प्रोसीजर है। क्या है? इट इज सिस्टम्स और प्रोसीजर्स यूज्ड बाय यूनियंस एंड एम्प्लॉयज, ठीक है, employers to determine the condition of employment, to protect the interest of the employed and their employers, to regulate the ways in which employers treat their employees, labor relationships, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। लेबर रिलेशंस बिटवीन, जो लेबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है बिटवीन लेबर यूनियन एंड मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है, या फिर रोल ऑफ वेरियस पार्टीज जैसे कि employers, employees, state, maintaining industrial relations, the mechanism of handling conflicts between employers and employees in case conflicts arise, ठीक है। तो बेसिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है उसको कैसे रेगुलेट करना है, लेबर रिलेशनशिप्स हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आपने सुना होगा लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियंस, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे पहले, लेबर यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए, बेसिकली इस सब पूरे डेफिनेशन का क्या मतलब है कि क्या होता है, मैंने आपको कहा कि एक हो गया एम्प्लॉयर और एक हो गया एम्प्लॉय, ठीक है, ये हो गया एम्प्लॉयर और ये हो गया एम्प्लॉय, ओके। अब इनके बीच में जब भी कोई रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, इनके जो एम्प्लॉयर हैं इनकी तरफ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और जो एम्प्लॉयज हैं इनकी तरफ से के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। मैनेजमेंट की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, एम्प्लॉयज की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, ओके। अब जो एम्प्लॉयज की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना, दे आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियंस, दे आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियंस और लेबर यूनियंस, ठीक है। ट्रेड यूनियंस बनती हैं, लेबर यूनियंस बनती हैं, ठीक है। तो ट्रेड यूनियंस जो है ये एम्प्लॉयज के साइड पे आते हैं और कुछ रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर्स के साइड पे आते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज तो है ही इनएविटेबल कि देयर इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कन्फ्लिक्ट होती है, ओके, कन्फ्लिक्ट यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ओके, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो उसको रिजॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है वो भी थ्रू इंडस्ट्रियल रिलेशंस आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि अगर एक इंडस्ट्री को अगर अच्छा फ्लरिश करना है, अच्छा ग्रो करना है, ठीक है, तो जो रिलेशन है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वो फ्रेंडली होना चाहिए, कॉन्जीनियल होना चाहिए, ठीक है, वो हार्मनी, पीस होना चाहिए बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ओके। और ये जब पीस जो है ये जब डिस्टर्ब होता है, जब कन्फ्लिक्ट अराइज होती है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, तो फिर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स एम्प्लॉयज की तरफ से आते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर्स की तरफ से आते हैं, एंड देन दे ट्राई टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस बेसिकली, ठीक है। यही सब इस डेफिनेशन में लिखा गया हुआ है। अब कई बार क्या होता है, जो लास्ट सेंटेंस है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड लास्ट, रोल ऑफ अलग अलग पार्टीज का भी रोल है। एम्प्लॉयर समझ गए आप, मैनेजमेंट यानी कि एम्प्लॉय समझ गए, वर्कर, स्टेट, कई बार बीच में स्टेट भी इंटरवीन करती है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट विल ऑल्सो, कोई गवर्नमेंट एजेंसीज हैं दे विल ऑल्सो इंटरवीन, ठीक है। तो ये सब आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डिफाइन करता है, अंडरस्टूड। अब देखिए ये आगे अप्रोचेस या थेरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, इसके कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं अप्रोचेस, और देयर आर वेरियस अप्रोचेस बेसिकली, ठीक है। बड़ी सारी अप्रोचेस हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, इनको अप्रोचेस भी कहते हैं, थेरीज भी कहते हैं। नाउ देयर आर वेरियस अप्रोचेस, ये जो फर्स्ट 3 अप्रोचेस है ना, याद रखना, यूनिटरी अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है। इन तीनों अप्रोचेस को बोलते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अप्रोचेस। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। देयर आर वेरियस अप्रोचेस, ये पूरी लिस्ट मैंने एक अप्रोचेस की दी हुई है, बट उसमें से जो फर्स्ट 3 हैं, यूनिटरी, प्लूरलिस्टिक, मार्क्सिस्ट अप्रोच, कोशिश करूंगी आज ये तीनों अप्रोचेस जो है आपकी ओवर हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सारी अप्रोचेस ये खत्म हो जाएंगी, ओके। यूनिटरी, प्लूरलिस्टिक एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये जो तीनों अप्रोचेस हैं इनको कहा जाता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अप्रोचेस, ठीक है। और नेक्स्ट है जैसे कि सोशियो एथिकल अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच जिसको HR अप्रोच भी कहते हैं, विविगिरी अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच। घबराने की बात नहीं है, आराम आराम से ये सारी अप्रोचेस मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। ईजी है कॉन्सेप्ट, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे आपके काम कर रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस अभी तक समझ आ गया, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिटवीन, सिंपल, आपने सिर्फ इतना याद रखना है, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर, आपने कहीं सब्जेक्टिव पेपर तो जाके लिखना नहीं है, आपने सिर्फ इसमें MCQ सॉल्व करने हैं। तो MCQs को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप उसमें MCQs लगा दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, आज मैंने आपको जो बताया सबसे पहले कि इंडस्ट्रियल रिलेशन किसे कहते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज सिंपली, इतना याद रखना आपने, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर मतलब मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मतलब वर्कर, ठीक है, उनके बीच का जो रिलेशन है वो डिफाइन करता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। और भी बड़ी सारी चीजें आती हैं, बट आपने बेसिक ये याद रखना, और बड़ी सारी चीजें मतलब मैंने आपको क्या कहा,
ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर्स, इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर्स, गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, ओके, वो सारी किस में आ जाती है, स्टेक होल्डर्स में आती है। उनके बीच में जो रिलेशन जो डिफाइन होता है दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ओके, कमिंग अपॉन टू द अप्रोचेस नाउ। अब अप्रोचेस की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले कौन सी अप्रोच हमने की, यूनिटरी अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आज किसकी, यूनिटरी अप्रोच की, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस यूनिटरी अप्रोच, ठीक है। देखो यूनिटरी अप्रोच किसे कहते हैं, ओके, यूनिटरी अप्रोच से आपने क्या वर्ड आपने पकड़ के रखना है, यूनिट, ठीक है। यूनिट मतलब वन, एक यूनिट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, एक यूनिट की, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि पार्टीज, इसमें यूनिटरी अप्रोच में जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो कौन सी है, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर, वर्कर। देखो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर को आप एक ही रखो, ठीक है, ये एक ही है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर मतलब एक ही है, ठीक है। यानी एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय मतलब जो वर्कर है, ठीक है। ये अप्रोच, इसमें देखो हर अप्रोच का अलग अलग बिलीफ है, हर अप्रोच अलग अलग, हर थ्योरी जो है अलग अलग, थ्योरी तो हुई, ठीक है, हर थ्योरी अपना अपना पर्सपेक्टिव जो है वो बताएगी। अब इस थ्योरी का पर्सपेक्टिव ये है, यूनिटरी अप्रोच, यूनिटरी थ्योरी जो है ये इसमें बिलीव करती है दैट देयर इज अ हार्मनी बिटवीन दी पार्टीज, कि हमेशा क्या है, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में हार्मनी है। हार्मनी मतलब फ्रेंडली रिलेशन है, अच्छा पीसफुल रिलेशन है, ठीक है। और ये जो पार्टीज हैं, यानी पार्टीज मतलब एक पार्टी एम्प्लॉयर, एक पार्टी वर्कर, ठीक है, ये जो पार्टीज हैं ये एक ही यूनिट की तरह काम करती हैं, दे वर्क एज वन यूनिट, दे वर्क एज अ सिंगल यूनिट, ओके। और अगर कोई कंफ्लिक्ट अराइज होता है तो वो आपस में ही रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, आपस में ही रिजॉल्व कर लेते हैं। यानी कि ये जो यूनिटरी अप्रोच है, दिस बिलीव्स इन बाईपार्टाइट सोल्यूशन, ठीक है। देखो बाईपार्टाइट क्या होता है, पहले आपको बता देती हूँ। बाईपार्टाइट क्या होता है बेसिकली, तो दो तरीके के सोशल डायलॉग्स होते हैं। क्या होते हैं, दो तरीके के सोशल डायलॉग। सोशल डायलॉग का मतलब हो गया बातचीत करना। सोशल डायलॉग का मतलब क्या है, व्हाट इज सोशल डायलॉग, इट इज अ बातचीत, ठीक है, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है, देखिए हम कहीं पे काम करते हैं, मान लो हम कहीं पे छोटी सी कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉब कर रहे हैं, मान लो मुझे किसी चीज़ के लिए छुट्टी चाहिए, ठीक है, ओके। सो व्हाट आई विल डू इज, या फिर एक छुट्टी के लिए तो चलो ठीक है ग्रांटेड, मुझे 10 दिन की या 1 महीने की मुझे छुट्टी चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल हैव अ डायलॉग विद माय एम्प्लॉयर, ठीक है। आई विल हैव अ डायलॉग, मैं बात करूंगी अपने मतलब बॉस से, एम्प्लॉयर से, कि भाई इतने इतने देर तक मैं काम नहीं कर पाऊंगी। सो दैट इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से दैट इज अ काइंड ऑफ सोशल डायलॉग। तो हम कहते हैं ना बात करने से ही बात बनती है। सो बेसिकली देर इज अ डायलॉग, ठीक है, यू नीड टू डू अ डायलॉग। आपने बैठ के बात कर रही हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। सो देर इज अ सोशल डायलॉग। अब देखिए सोशल डायलॉग दो तरीके का होता है। एक कहा जाता है, वन सेकेंड आई विल बी राइटिंग आउट, एक होता है बाईपार्टाइट, ठीक है। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ये आपको इसकी पीडीएफ तो मिल जाएगी मेरे नोट्स की, लेकिन आप अगर हैंड रिटन अपने नोट्स बनाएं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। यू राइट इट डाउन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मे बी है ना एक्स्ट्रा जो है टीचर बता देता है आपको, जो नोट्स में ना हो, तो यू कैन पेन इट डाउन और बड़ा इंपॉर्टेंट काम आएगा। और ये वैसे भी ये बेसिक की क्लास है तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको लिखते जाइए। तो दो तरीके के सोशल डायलॉग्स हैं, वन इज बायपार्टाइट, अनदर इज ट्राइपार्टाइट, ठीक है। बायपार्टाइट, बाय मतलब टू, जहां पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। ट्राइपार्टाइट यानी कि जहां पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वो भी अभी आगे आके आपको बताऊंगी, वेयर 3 पार्टीज विल बी इन्वॉल्व, ठीक है। अब बायपार्टाइट मतलब जहां पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। अब ये 2 पार्टीज कौन सी हैं, एम्प्लॉयर और वर्कर, सिंपल, एम्प्लॉयर और वर्कर, ठीक है। तो यूनिटरी अप्रोच जो है दिस बिलीव्स इन बायपार्टाइट सोशल डायलॉग, यानी कि आपस में घर का मसला है उसको घर में ही सुलझाना है, ठीक है। तीसरे बंदे को हमने इसमें इन्वॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो घर का मसला, घर इन द सेंस जो भी कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, वहां पे एम्प्लॉयर और वर्कर जो है आपस में अगर कोई कंफ्लिक्ट आता है तो आपस में ही बायपार्टाइट तरीके से ये रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ये अप्रोच जो है, यूनिटरी अप्रोच जो है, ये ट्रेड यूनियंस को नहीं मानती। देखो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, जब भी हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की सब्जेक्ट की बात करते हैं ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन फुल फ्लैश्ड एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें ट्रेड यूनियंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ट्रेड यूनियंस, ठीक है। तो ट्रेड यूनियंस का अलग से मैं आपको ट्रेड यूनियंस के बारे में भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। इस सब्जेक्ट में ट्रेड यूनियन के बारे में भी हमने पढ़ना है, ठीक है। अब लेकिन ये फर्स्ट अप्रोच हम पढ़ रहे हैं यूनिटरी अप्रोच, ये याद रखिएगा कि यूनिटरी अप्रोच जो है ये ट्रेड यूनियंस की इन्वॉल्वमेंट को बिलीव नहीं करती है। इट डज नॉट बिलीव इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस। अगर मैं ट्रेड यूनियंस को बीच में ले आऊं तो वो ट्राइपार्टाइट हो जाएगा, दैट विल बी अ थर्ड पार्टी, ठीक है, विच विल बी इंटरवीनिंग, ओके। तो यहां पे हमने एम्प्लॉयर, वर्कर
में ही आपस में कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, यानी बायपार्टाइट सोल्यूशन में ये बिलीव करती है, ट्रेड यूनियंस के इन्वॉल्वमेंट में ये बिलीव नहीं करती। इट बिलीव इन कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन गोल में ये बिलीव करती है। और ये थ्योरी इसमें भी बिलीव करती है कि जो कन्फ्लिक्ट है ना, ये नॉन परमानेंट होते हैं। ये कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट आया है और चला जाएगा, कन्फ्लिक्ट इज टेम्पररी नॉट परमानेंट। ठीक है, ओके। अब देखो, इस थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म ये है, और एक आप कह सकते हैं ये इस थ्योरी का फीचर भी है, और इसी थ्योरी फिर एट द सेम टाइम इसका क्रिटिसिज्म भी बन जाता है कि ये जो थ्योरी है ये पैटर्नलिस्टिक अप्रोच को बिलीव करती है। पैटर्नलिस्टिक अप्रोच का क्या मतलब होता है? देखो, पैटर्नलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि जो डिसीजन है वो, देखो इसमें क्या है, हमने बोला तो है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डायलॉग होगा, लेकिन फाइनली बात किसकी मानी जाएगी? एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉय यानी जो वर्कर है वो बेचारा साइड लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो पैटर्नलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है? जो पैटर्नल यानी कि जो आप कह सकते हो कि जो सोल्यूशन है या जो बात है वो किसकी मानी जाएगी? मैनेजमेंट की बात को ही मानी जाएगी। मैनेजमेंट बोलेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वर्कर अपनी कोई बात लेके जाएगा, मैनेजमेंट वाले बोलेंगे नहीं 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 ठीक है दिस वे विल डू इट दिस वे। तो यानी मैनेजमेंट अपनी ही बात मनवाएगी, वर्कर्स जो है वो साइड लाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिटरी अप्रोच का ये मानना है। यूनिटरी अप्रोच जो है ये पैटर्नलिस्टिक अप्रोच को मानती है। ठीक है, पैटर्नलिस्टिक अप्रोच मतलब जो डिसीजंस हैं फाइनली वो मैनेजमेंट के ही होंगे, वर्कर्स जो है इसमें बेचारा साइडलाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये फीचर मैंने लिखा है कि जो यूनिटरी अप्रोच है ये म्यूचुअल कोऑपरेशन में बिलीव करती है, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट में बिलीव करती है, टीम वर्क, शेयर्ड गोल्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, इन चीज़ों को लेके चलती है। तो होपफुली यूनिटरी अप्रोच आपको क्लियर है। ठीक है, ओके। यूनिटरी अप्रोच का जो है ये कहती है, यूनिटरी अप्रोच क्या कहती है कि ये एक हार्मनी है बिटवीन पार्टीज और इसमें बायपार्टाइट सोल्यूशन जो है वो होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ जी प्लूरलिस्टिक अप्रोच पे। अब ये व्हाट इज दिस प्लूरलिस्टिक अप्रोच नाउ? प्लूरलिस्टिक अप्रोच जो है सबसे पहले ये प्रोपाउंड की थी फ्लैंडर्स ने 1970 में प्लूरलिस्टिक अप्रोच दी थी। प्लूरलिस्टिक अप्रोच को हम ऑक्सफोर्ड मॉडल या ऑक्सफोर्ड अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, प्लूरलिस्टिक, देखो नाम से प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, पहले क्या था? यूनिटरी अप्रोच यानी यूनिट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एज अ यूनिट काम करते हैं। आप देखो कंट्रास्ट कंपैरिजंस भी कर सकते हो बिटवीन यूनिटरी एंड प्लूरलिस्टिक अप्रोच, ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्सेप्ट की। ठीक है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच जो है ये कहती है कि पार्टीज इसमें एक मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयर है, यानी एम्प्लॉयर को ही आप बेसिकली मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर को आप एक ही मान के चलिए, वर्कर है, इन सबके डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है। ठीक है, इनके इंटरेस्ट क्या है? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग इंटरेस्ट हैं, कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। जबकि जो यूनिटरी अप्रोच थी वो क्या कह रही थी कि कॉमन इंटरेस्ट है, बट ये अप्रोच कह रही है कि कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है डाइवर्जेंट। ठीक है, फ्लैंडर ये कहता है कि जो कन्फ्लिक्ट है दैट इज इनहेरेंट इन एन इंडस्ट्रियल सिस्टम, कि एक जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है उसमें कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। कन्फ्लिक्ट जो है इनहेरेंट है। ठीक है, चलता ही आ रहा है कन्फ्लिक्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम में। और यहाँ पे प्लूरलिस्टिक अप्रोच यानी फ्लैंडर्स ये कहता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज रिक्वायर्ड एज अ फॉर्मल सिस्टम टू सेटल कन्फ्लिक्ट। अगर आपने कन्फ्लिक्ट को सेटल करना है तो आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। और ये जो अप्रोच है ये बिलीव करती है ट्राइपार्टाइट रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट में। अब ये जी कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, तो मैंने आपको क्या कहा, ये बेसिक क्लास है, आज आपको जो भी नॉमेनक्लेचर है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का वो समझना है। अब देखिए, अब हम समझेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग किसे कहते हैं। सो बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है इट इज वन ऑफ द मेथड टू रिजॉल्व द इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये एक मेथड है जिससे आप इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा मेथड है। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है? बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग में कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो मैनेजमेंट के आएंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो एम्प्लॉयज या वर्कर्स की तरफ से आएंगे। क्या बोला मैंने? मान लो एक कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। ठीक है, मान लो एक कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ विच इज वेरी कॉमन। ठीक है, इंडस्ट्री में कन्फ्लिक्ट होना तो वेरी कॉमन बात है ये। ठीक है, तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, एम मतलब मैनेजमेंट की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए और वर्कर्स की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए। ठीक है, मैनेजमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स, वर्कर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो वर्कर, ये मैनेजमेंट है, ये वर्कर है, वर्कर्स की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आए, मान लो दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियन, मान लीजिए दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियन, तो ये कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होगी इसमें? 3, मैनेजमेंट, वर्कर और ट्रेड यूनियन। तो कितने, क्या हो गया? ट्राइपार्टाइट सिस्टम हो गया। इसी को हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे आप नेगोशिएशन करते हो, है ना, वी नेगोशिएट। ओके, सो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज बेसिकली प्रोसेस जिसमें हम नेगोशिएट करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, फिर एक एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है,
ओके, सो बेसिकली जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ये कलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड लेबर दे वर्क आउट। कलेक्टिव बार्गेनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक नेगोशिएशन का प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखना पड़ता है बोथ वर्कर और एम्प्लॉयज को। अपने एडमेंट होके कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं हो सकती, एडमेंट होके कभी भी बार्गेनिंग नहीं होगी। देखिए बार्गेनिंग का क्या मतलब है, नेगोशिएशन करनी है आपने। कुछ बातें मैनेजमेंट की मानी जाएंगी, कुछ बातें वर्कर्स की मानी जाएंगी। मान लीजिए वर्कर्स ने कहा हमें अपनी सैलरी में 10% हाइक चाहिए, मान लीजिए ये कन्फ्लिक्ट है जी, भाई सैलरी कम है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, सैलरीज कम है, ठीक है, तो 10% हाइक मांगा जी लेबर ने, ठीक है। बट यहाँ से वर्कर, यहाँ से एम्प्लॉयज़ के मैनेजमेंट के बंदे आए, यहाँ से वर्कर्स के ट्रेड यूनियंस के बंदे आए, ठीक है। तो जो है नेगोशिएशन हुई, मान लीजिए बार्गेनिंग हुई, तो उन्होंने कहा भाई ना आपका ना हमारा, चलिए 6% या 5% या 4% आपको हाइक दे देते हैं। So this is called as collective bargaining, where representatives of both the parties sit and talk, ठीक है, they negotiate over any problem, जो भी प्रॉब्लम जो अराइज हुई उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग करनी है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ओके। तो ये ट्राइपार्टाइट रेजोल्यूशन है कन्फ्लिक्ट का, समझ आ गई बात, ओके। ये जो अप्रोच है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अप्रोच है ये परसीव करती है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं ये लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो अप्रोच है ना, प्लूरलिस्टिक अप्रोच, ये ट्रेड यूनियंस को लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स मानती है एम्प्लॉयज़ की। तो यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लूरलिस्टिक अप्रोच। वेयर एज अगर मैं इसी के साथ कंट्रास्ट करूं, जो हमने पहले अप्रोच पढ़ी थी यूनिटरी अप्रोच, वो ट्रेड यूनियंस के एग्जिस्टेंस को नहीं मानती है। वो कहते हैं कि भाई ट्रेड यूनियंस की कोई जरूरत नहीं है, हम आपस में ही रिजॉल्व कर लेंगे मसला, ठीक है, ओके। लेजिटिमेसी ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी इज नॉट ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड। और जो लेजिटिमेसी है मैनेजमेंट की अथॉरिटी की वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं होती है। और यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड यू अंडरस्टैंड, सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है एक बंदे के हाथ में पावर होना। डिसेंट्रलाइज का मतलब जब आप पावर को डिसेंट्रलाइज कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डजंट हैव पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, इसमें पैटर्नलिस्टिक अप्रोच नहीं है। पैटर्नलिस्टिक अप्रोच मतलब मैनेजमेंट जो है वही जो बात कहेगी वही सबको माननी पड़ेगी, वर्कर्स साइडलाइन हो जाते हैं, बेसिकली ये पैटर्नलिस्टिक अप्रोच होती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है प्लूरलिस्टिक अप्रोच में, ठीक है, क्योंकि ट्राइपार्टाइट सिस्टम है, क्योंकि ट्रेड यूनियंस इन्वॉल्व हैं। तो पैटर्नलिस्टिक ट्रेड यूनियंस वाले जो हैं वो कभी भी मैनेजमेंट को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे, वो वर्कर्स की जो से है वो आगे रखेंगे, ठीक है, ओके। डजंट एक्सपेक्ट लॉयल्टी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज यहाँ पे, ओके। वाइल एज अगर मैं यूनिटरी अप्रोच की बात करूं, वहां पे एम्प्लॉयज से लॉयल्टी एक्सपेक्ट की जाती है, याद रखिएगा, यहां पे एक्सपेक्ट नहीं की जाती। मैंने आपको बोला जो मैं बोल रही हूं आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, वॉट एवर आई एम सेइंग, आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप नोट करते जाइए अपने नोट्स में, ठीक है। इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स द ऑर्गेनाइजेशन कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ सच इश्यूज, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट को सेटलमेंट के लिए जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है, तभी ट्राइपार्टाइट सिस्टम बोला। अब ये जो एक्सटर्नल एजेंट है ये स्टेट भी हो सकती है, यानी गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है, ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो ऑक्सफोर्ड अप्रोच है, यानी कि ये जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच है, मैंने आपको कहा इसको ऑक्सफोर्ड अप्रोच या ऑक्सफोर्ड मॉडल भी कहा जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेजन। हम इसको एक इक्वेजन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वेजन क्या है, बहुत सिंपल है। इक्वेजन है R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ B और R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ C, दोनों ही ट्रू हैं, दोनों इक्वेशंस, ठीक है। R क्या है, R बेसिकली है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। व्हाट इज R, देखो ये इक्वेशन क्या है, क्वाइट सिंपल इक्वेशन है, R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ B, ओके। R यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, F यानी कि फंक्शन, B का मतलब हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग। या तो ये इक्वेशन है या फिर R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ C। C का मतलब हो गया कन्फ्लिक्ट, जो कि आप कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। C स्टैंड्स फॉर कन्फ्लिक्ट हेयर, B स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग हेयर, F का मतलब फंक्शन एंड R का मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, ओके। तो ये दो इक्वेशंस आपको समझ में आ गई। वंस अगेन आई विल रिपीट, R इज इक्वल टू F ऑफ B, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, ओके, ऑलराइट। नाउ द थर्ड अप्रोच इज द मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या कहती है, देखो मार्क्सियन अप्रोच क्या कहती है, सबसे पहले तो मार्क्सियन अप्रोच जो है ये रेडिकल पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रेडिकल पर्सपेक्टिव। देखो कार्ल मार्क्स के बारे में आपको बताती हूँ। कार्ल मार्क्स जो हैं इसमें हमें क्या मतलब ये जो थ्योरी है ये बेसिकली किसने propound की थी, कार्ल मार्क्स ने propound की थी, ठीक है, ओके।
कार्ल मार्क्स वॉज अ लाइक आई वुड से ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर रहे हैं, हिस्टोरियन हैं, इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, सोशियोलॉजिस्ट रह चुके हैं, ठीक है। मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए कार्ल मार्क्स जो है एक जर्मन स्कॉलर थे। कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है, सो ही वॉज बेसिकली, कार्ल मार्क्स कहता है कि जो पूरी, पहले कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। कार्ल मार्क्स कहते हैं जो पूरी सोसाइटी है ये 2 क्लासेस पे बेस्ड है। सो बेसिकली इसने क्लास की बात की है कि एक क्लास है कैपिटलिस्ट की क्लास, दूसरी क्लास है वर्कर की क्लास। वो कहता है कि भाई एक कैपिटलिस्ट हैं, एक वर्कर्स हैं। जो कैपिटलिस्ट्स हैं, देखिए कार्ल मार्क्स जो हैं वो कहते हैं, 1 सेकेंड आई एक्सप्लेन इट। कार्ल मार्क्स कहते हैं एक जो है वो कैपिटलिस्ट हैं और एक है वर्कर्स। कैपिटलिस्ट क्लास कौन सी क्लास है, सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, दोस्त जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्री को संभालते हैं, जिनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, दे आर कैपिटलिस्ट क्लास। और जो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं, जो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे काम करते हैं, वो हो गए वर्कर क्लास। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो फैक्टर्स, ठीक है, वो रिसोर्सेज जिनसे प्रोडक्शन होगी। मान लीजिए प्रॉपर्टी है यानी कि लैंड है, मशीनरी है, ठीक है, या फॉर दैट मैटर कैपिटल है यानी मनी है, ठीक है। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं जिससे आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे लैंड, लेबर, ठीक है, मशीनरी, ओके, ये रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, ये सारे क्या हैं? ये सारे जो ओन करते हैं वो ओनर्स हो गए। और ये सारे कौन ओन करते हैं? कैपिटलिस्ट। और इन पे काम कौन करता है? अब मशीनरी जो है वो ओन तो कैपिटलिस्ट करता है, लेकिन उस मशीनरी को चलाएगा कौन? वर्कर चलाएगा ना। तो चलाने वाला जो उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर रहा है वो वर्कर है, लेकिन वो जो उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहा है वो कैपिटलिस्ट है। एंड जो कैपिटलिस्ट है, देखिए ये मेरी थिंकिंग नहीं है, ये कार्ल मार्क्स की थिंकिंग है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की थिंकिंग में बता रही हूँ। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है वो हमेशा वर्कर को एक्सप्लॉइट करता है। सो देयर इज अ रिलेशन, वो रिलेशन है एक्सप्लॉइटेशन का रिलेशन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर। अब ये जो कैपिटलिस्ट हैं, सिंस दे आर ऑलवेज एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स, तो हमेशा एक सोसाइटी में जहां पे ये क्लास है वहां पे कंफ्लिक्ट रहेगी। तो मार्क्स ये कहता है, कार्ल मार्क्स ये कहता है कि कंफ्लिक्ट जो है वो हमारी सोसाइटी में है ही है, बिकॉज वी हैव अ सोसाइटी विच इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन क्लास। तो जो मार्क्स हैं वो बिलीव करते थे कि सोसाइटी जो है वो एग्लिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए। एग्लिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है सोसाइटी विच इज क्लासलेस, जहां पे कोई क्लास ना हो। तो ये किसमें बिलीव करते थे? मार्क्स। मार्क्स कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा कि एक रेवोल्यूशन होगी, और उस रेवोल्यूशन का मतलब होता है टोटल चेंज। तभी उनको हम रेडिकल पर्सपेक्टिव, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, रेडिकल का मतलब होता है जो पूरे के पूरे जो आइडियाज, जिनके पूरे उल्टे आइडियाज हों, जो सीधा है उसको पूरा उल्टा कर दो, पूरे के पूरा रेसिप्रोकेट कर दो, तो उनको रेडिकल थिंकिंग कहते हैं। रेडिकल थिंकिंग मतलब पूरा उल्टा सोचना हो। जो मैं सोच रही हूँ दिन है तो आप बोलो रात है, तो उसको बोलते हैं रेडिकल थिंकिंग, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ही कहते हैं हमें पूरी सोसाइटी में से हमें क्या करना है? क्लास को हटाना है। सो वी हैव टू मेक अ क्लासलेस सोसाइटी बेसिकली, ठीक है। तो ये कहते थे कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स जो है वो कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री में कन्फ्लिक्ट है ही है, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर्स की क्लास है। अब कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट की जो क्लास है, ठीक है, कैपिटलिस्ट को कहते हैं हैव्स, यानी कि जिनके पास सब कुछ है। दे हैव्स, क्या बोलेंगे इनको? हैव्स, HAVES, हैव्स है ना, हैव यानी आई हैव दिस, ओके। तो कैपिटलिस्ट को हैव्स भी बोलते हैं, कैपिटलिस्ट को रूलिंग क्लास भी कहते हैं, कैपिटलिस्ट को डोमिनेंट क्लास भी कहते हैं, ठीक है, कैपिटलिस्ट को बोर्जियोजी भी कहते हैं, ठीक है। ये कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स। और जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के लिए उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया, वर्कर्स आर हैव्स नॉट, यानी जिनके पास नहीं है उनको क्या कहा गया? हैव्स नॉट, ठीक है। वर्कर्स या सब्जेक्ट क्लास या सबॉर्डिनेट क्लास या प्रोलिटेरिएट, ठीक है। ये कौन है? वर्कर्स। ये कौन कहते हैं? कैपिटलिस्ट। अब ये कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की अप्रोच जो है रेडिकल पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है। कोर जो है मार्क्सियन अप्रोच का वो ये है कि ऐसा आइडिया कि जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है प्रोडक्शन की या मैन्युफैक्चरिंग की, वो मेजरली कौन कंट्रोल करता है? कैपिटलिस्ट कंट्रोल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखो कैपिटलिस्ट का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मोटिव। कैपिटलिस्ट का एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम सबको पता है क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना, वर्कर्स से ज़्यादा काम निकलवाना, ताकि जो कैपिटलिस्ट हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो पाए, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स। नाउ मार्क्सिस्ट जो है ये सपोर्ट करते हैं किसको? मार्क्सिस्ट कहते हैं कि भाई क्लास कंफ्लिक्ट तो है ही है, देयर इज ऑलवेज अ कंफ्लिक्ट इन दिस सोसाइटी, देयर इज ऑलवेज कंफ्लिक्ट इन द क्लास, ठीक है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट सोशल चेंज विच ब्रिजेस। और वो कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक इनिशिएट करना पड़ेगी एक ऐसी सोशल चेंज जो कि ये गैप जो है
इसको ब्रिज कर पाए बिटवीन द ओनर्स ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन, जब मैंने आपको कहा ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और कैपिटलिस्ट, ठीक है, और जो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं जो कि वर्कर की क्लास है, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है ये सपोर्ट करती है किसको, ये अप्रोच सपोर्ट करती है फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस को, लेकिन उतना ये ट्रेड यूनियंस को बढ़ावा नहीं देती है जितना कि प्लूरलिस्टिक अप्रोच ने दिया। यूनिटरी अप्रोच जो कि ट्रेड यूनियंस की बात ही नहीं करती, प्लूरलिस्टिक अप्रोच जो कि कहते हैं ट्रेड यूनियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मार्क्सियंस जो हैं वो भी ट्रेड यूनियंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, करते हैं, बट उतने नहीं जितने प्लूरलिस्टिक में इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मार्क्सिस्ट जो है, मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है ये कहती है कि स्टेट इंटरवेंशन जो है, स्टेट इंटरवेंशन जो है उसके भी अगेंस्ट है। जो मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स जो हैं वो स्टेट इंटरवेंशन के भी अगेंस्ट हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैं या जो स्टेट मशीनरी जो है, यानी कि स्टेट मशीनरी यानी कि जो गवर्नमेंट मशीनरीज हैं बेसिकली, ठीक है, जो स्टेट अगर इंटरवेंशन करेगी वो भी मैनेजमेंट के ही इंटरेस्ट को फेवर करेगी और वर्कर्स को सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो भी स्ट्राइक्स हैं, जो भी स्ट्राइक्स होती हैं ये सारी पॉलिटिकल ड्रिवन होती हैं, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है ये कंसर्न्ड है, अगर मैं वेज रिलेटेड डिस्प्यूट की बात करूं, अगर मैं वेज रिलेटेड डिस्प्यूट्स की बात करूं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये भी सेकेंडरी है। मार्क्सिस्ट क्या कहता है, जो वेज रिलेटेड डिस्प्यूट है वो भी सेकेंडरी है। प्राइमरली यही है कि जो क्लास है, ठीक है, जो इकोनॉमिकली जो भी ड्रिवन क्लास है, जो इस सोसाइटी को बेसिकली हमें क्लास लेस बनाना पड़ेगा। पहले वो बात करता है एक्सप्लॉयटेशन की, ठीक है। तो अब इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, इस कन्फ्लिक्ट को हमें रिजॉल्व कैसे करेंगे, अगर रेवोल्यूशन लाएंगे या पूरे के पूरे सोसाइटी को ही चेंज होना पड़ेगा, पूरी की पूरी सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा। देयर हैज टू बी अ रेवोल्यूशन और देयर हैज टू बी चेंज इन सोसाइटी। सो दिस इज अबाउट कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि मैंने आपको बता दिया क्लासलेस सोसाइटी में वो बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि क्लास है, एक वर्कर की क्लास है, एक एम्प्लॉयज की क्लास है, एक एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं, क्या है, एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं, और इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट है ही है, और इस कन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए हमें पूरे का पूरा रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा या पूरी की पूरी सोसाइटी में चेंज लाना पड़ेगा। ये कार्ल मार्क्स, तभी उनकी रेडिकल थिंकिंग थी, ये कार्ल मार्क्स इसमें बिलीव करते हैं, ठीक है। तो ये आज के सेशन में मैं ये 3 अप्रोचेस रखूंगी। नेक्स्ट सेशन में आई ट्राई कि हम ये पूरे अप्रोचेस जो है इसको एंड अप कर दें, ठीक है, और उसके बाद फिर देन आई टेक अप द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। दिस इज अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर, वंस आई फिनिश अप विद इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसके बाद जो है हम लेबर लॉज पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर।